friends, once again welcome to our channel Rise to Success. So today we will continue our third part of the chapter life process, and today what we will study? We will study about respiration. हमने न्यूट्रिशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया, न्यूट्रिशन में ही डाइजेशन आ गया. हमारा फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन था. अब हमारा सेकंड टॉपिक हो गया रेस्पिरेशन. अब हम रेस्पिरेशन को देखेंगे. रेस्पिरेशन होता क्या है? सो डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पे. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड is broken down from compound particles into smaller particles. मतलब पहले इतना हम समझ लें, रेस्पिरेशन वो है, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल्स, फूड जो हम खाते हैं उसको तोड़ा जाता है. मतलब कंपाउंड से स्मॉलर वन में, मतलब उसको मतलब ढेर सारे पार्ट में तोड़ दिया जाता है. किस लिए, किस पर्पस के लिए? एनर्जी के लिए. और एरोबिकली तोड़ा जाता है. मतलब कि एरोबिकली मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, called as respiration. Respiration is a process in which the food is broken down from compound particle into smaller particle aerobically in the presence of oxygen, called as respiration. मतलब जो फूड पार्टिकल है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है कंपाउंड पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं. अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं. सो रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन. The second one is anaerobic respiration. What is aerobic respiration? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, मतलब वो रेस्पिरेशन हो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आ जाएगा? एग्जांपल, प्लांट, एंड एनिमल्स. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा, बैक्टीरियाज आ जाएंगे. तो एरोबिक रेस्पिरेशन का हम रिएक्शन देखेंगे कि उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है. तो देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म बिकम्स पाइरुवेट. मैंने आपको पिछले जब ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, तो मैंने बताया था ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है. 3 कार्बन प्लस एनर्जी. तो ये क्या है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन का देख रहे हैं हम लोग. एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का देख रहे हैं हम लोग. तो इसमें रिएक्शन कहाँ होगा? मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. और कहाँ होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और क्या मिलेगा? प्लस 6H2O, 6 molecules of water plus 38 ATP in a form of energy.
तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इस तरह से होता है, ये रिएक्शन है, इस तरह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। और हम अगर आप एनारोबिक की बात करें, एनारोबिक की बात करें अगर हम, तो इसमें पहला प्रोसेस होता है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये किसमें होता है? ये मेनली ईस्ट में होता है। क्या बनाने में? बियर बनाने में, ये इन सब में, विनेगर में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये मेनली ईस्ट में होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म become pyruvate plus energy। सो ये एनारोबिक का है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा इसमें? 2 इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2 ATP। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन था तो इसमें 38 ATP एनर्जी मिल रही थी, और इसमें ये एनारोबिक है तो इसमें लेस एनर्जी मिलेगी, 2 ATP मिली। अब हम एनारोबिक का दूसरा पार्ट देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एनारोबिक में एक और, यहाँ तो हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखा हमने जो ईस्ट में होता है, तो हम एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, मसल सेल्स में, उसका भी हम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारे बॉडी में हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो कैसे होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम उस समय थक जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी अगर ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब उस समय अगर हमारी बॉडी ऑक्सीजन की नीड को पूरी नहीं कर पाता है तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, और वो एनारोबिकली होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ग्लूकोज इसमें किस तरह से ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट में प्लस एनर्जी एनारोबिकली। इन मसल सेल्स। टू लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। तो ये फॉर्म होता है जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एनारोबिकली, ये मसल सेल्स में होता है। मैंने आपको बता दिया था पहले। अब हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ कैसे होता है। जो 3 रिएक्शन मैंने बताया वही हम देखेंगे, लेकिन एक चार्ट के माध्यम देखेंगे जिस तरह से हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज। सो हम अगर ग्लूकोज यहां लें, it becomes pyruvate,
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, मैंने आपको बताया क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी मीन्स 2 ATP। और ये जब हमारे मसल सेल्स में होगा, जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड मतलब क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन मसल सेल्स, यहाँ पे ईस्ट लिखा हमने, यहाँ मसल सेल्स, ये भी एनारोबिकली होगा। और क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, 2 ATP। अब हम, ये हमारा लास्ट है, ये होगा एरोबिकली, प्लांट्स में हम देख सकते हैं इसको, क्या यहाँ फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, 38 ATP। ये तो हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवेज। ग्लूकोज ये हम जानते हैं 6C होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड पायरुवेट 3C, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवेज। अब हम देखेंगे, अब हम एक चार्ट के एक, जैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि डिफरेंस, राइट 3 डिफरेंसेस या 2 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से डिफरेंस, जैसे हम 2 कॉलम में डिवाइड करके एक तरफ एनारोबिक एक तरफ एरोबिक, तो उसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन है anaerobic respiration. The first one is occurs in the presence of O2 and gives higher amount of energy। मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनर्जी बहुत ज्यादा देता है। मतलब ये हमने देखा 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही थी। और एनारोबिक में क्या हो जाएगा, इसी तरह इसमें फॉर्म होगा, occurs in the absence of oxygen। O2 and gives very less energy। तो ये हो गया एनारोबिक का। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे, इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में शुरुआत होती है इसकी एंड कंटिन्यूज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये तो हो गया एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है। एरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और
एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक में 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट begins in the cytoplasm and continues in the mitochondria, but in anaerobic respiration it only occurs in the cytoplasm. So हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, where does the aerobic respiration occur and how much energy is released during it. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इट बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ एरोबिक पूछा है तो हम बताएंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और वेयर डज द एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमन बॉडी? एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? मसल सेल्स में। इन मसल सेल्स, मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में मसल सेल्स में होता है। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए होता है जो सफिशिएंट मात्रा में हम नहीं दे पाते हैं, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तुरंत बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो भी एनारोबिकली, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? मतलब प्लांट्स की पूरी बॉडी से गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर हम देखें तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है इन लीव्स, इन स्टेम्स, इन रूट्स, मतलब तीन जगह से प्लांट्स अपने गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है, मतलब गैस को एक्सचेंज करता है। इन लीव्स में कैसे होता है? स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 में कि स्टोमेटा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज में वर्क करता है, ट्रांसपिरेशन एंड अदर थिंग्स में वर्क करता है। बट यहाँ हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोमेटा प्लांट्स के अपर साइड में प्रेजेंट होता है, लीव्स के अपर साइड में प्रेजेंट होता है और ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। और स्टेम्स में क्या होता है? स्टेम्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं थ्रू स्टेम। और रूट्स में क्या होता है? रूट्स में थ्रू डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब जो रूट हेयर होते हैं वो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं अपने अंदर। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन द रूट हेयर। और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में। सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है रूट हेयर में फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हम जानते हैं डिफ्यूजन क्या डिफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन सॉइल में O2 की ज्यादा है और रूट हेयर में कम है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा और रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर चल जाएगा और वो रूट सेल्स के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे सॉइल में। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में भी आते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो पानी में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम लेंगे यहाँ फिश को। फिश किससे मतलब रेस्पिरेट करती है, किससे ब्रेथ लेती है, किससे सांस लेती है? फिश लेती है गिल्स से, GILLS। फिश गिल्स से सांस लेती है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो क्यों, मतलब जो लैंड पे रहते हैं उनसे तेजी से सांस क्यों लेते हैं? वैसे हम आराम से सांस लेते हैं और जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तेजी से सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिश पानी में होती हैं और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी को फिश लेती है अंदर।
तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है पानी में बहुत कम होती है कंपेयर टू लैंड। मतलब जो मतलब लैंड पे जो ऑक्सीजन मतलब एयर प्रेजेंट होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि वाटर में ओनली 2% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो उन्हें ऑक्सीजन की नीड को सफिशिएंट करने के लिए अपने वो तेजी से सांस लेती हैं। अगर हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक डिफरेंट ब्रेथ इन डिफरेंट वेज, लाइक amoeba and planaria breathe through cell membrane and fish, tadpoles breathe through gills एंड स्पाइरिकल से कौन कौन ब्रीथ करता है? ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो मच्छर, हाउस फ्लाई, ये सब किससे ब्रीथ करते हैं? स्पाइरिकल से। उनके बॉडी में छोटी छोटी छेद होते हैं जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं, इससे वो ब्रेथ लेते हैं, ब्रेथ मतलब सांस लेते हैं। और बर्ड्स, लिजार्ड, छिपकली, ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। तो ये हमने देखा कि एमीबा प्लेनेरिया सेल मेम्ब्रेन से सांस लेती हैं, मतलब अपने सांस लेती हैं। फिश, टैडपोल्स, जैसे हमने मछली की बात की, और टैडपोल्स भी वो गिल से सांस लेते हैं। ग्रास हॉपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई ये स्पाइरिकल से सांस लेते हैं। और बर्ड्स, लिजार्ड और ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग लंग से सांस लेते हैं, फेफड़े से। तो अब हम आएंगे, अब हम डायग्राम से शो करेंगे आपको कि हमारी ब्रीथिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो डायग्राम से पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम सांस लेते हैं नोज से, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स से सांस लेते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है? नसल चैम्बर में। नसल चैम्बर में जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? उसके बाद जाता है वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स मतलब कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद लैरिंग्स में जाएगा, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वहां हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद वो कहाँ जाएगा? ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकी, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वोलाई। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे कहाँ से कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स लेके ब्रोंकियोल्स तक, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स से लेके ब्रोंकियोल्स तक, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और ब्रोंकियोल्स से लेके एल्वोलाई तक, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट।
मतलब कंडक्टिंग पार्ट से हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन कंडक्ट हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी की यूज के लिए लाया जा रहा है। हम जानते हैं एल्वोलाई से, यहाँ पे एल्वोलाई ही गैसियस एक्सचेंज करती है हमारे बॉडी में, और ब्रोंकियोल से एल्वोलाई से फिर हमारे सेल्स में, हमारे कैपिलरीज में छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा। उसको भी हम देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन ऑक्सीजन को कैरी करता है, कितना कितना परसेंट। और यहाँ सो ब्रोंकियोल से एल्वोलाई तक रेस्पिरेटरी पार्ट, तो ये हमने देख लिया। अब मैं जा रहा हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने। सो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब ब्रीथिंग का प्रोसेस देखा, पाथवे देखा कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग सांस लेता है, कहाँ कहाँ जाता है, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो हम डायग्राम को मदद समझेंगे। ये नॉस्ट्रिल्स है, मतलब नाक है, यहाँ से हम सांस लिए। तो ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक, ये क्या है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये यहाँ लिखा है कार्टिलेजियस रिंग्स, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स। यह क्यों मतलब ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ये इसलिए होता है कि जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारा ट्रैकिया कोलैप्स मतलब हो जाए, मतलब फंस मत जाए कहीं, या फिर मतलब ट्रैकिया कोलैप्स मतलब सांस रुक जाए, हम सांस ना ले पाए। इसलिए उस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं जो उस कोलैप्सिंग को बचाती हैं जल्दी जल्दी सांस लेने में, जब हम जल्दी सांस लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि ट्रैकिया के बाद कहाँ जा रहा था, ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मतलब ब्रोंकाई, जैसे पहली जो ब्रोंकाई निकली इसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे, उसके बाद उससे जो दूसरी निकली उसको सेकेंडरी, ये भी दूसरी निकली है उसको, इसको भी हम सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स कह सकते हैं, ब्रोंकाई कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी से जो थर्ड निकली है उसको हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहेंगे। उसके बाद ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई छोटे 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 बैग्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल से निकले रहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स है जो पूरे हमारे लंग्स में फैला होता है। ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई निकले होते हैं, छोटे छोटे बैग होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। और एल्वोलाई इतनी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में। और हम एक ब्रेथ में, मतलब एक बार सांस ले रहे हैं, इतने में हमने 500 सीसी ऑक्सीजन हमने अंदर ले लिया है, और जबकि लंग्स तक कितना पहुंचता है, 350 सीसी, मतलब 350 सीसी। ऐसा क्यों होता है, 150 सीसी कहा जाता है। ये सांस लेते समय कंडक्टिंग पार्ट में ये डेड सेल्स में घुस जाता है। जो स्पेसिस होती हैं हमारे बॉडी में उसके अंदर ये 150 सीसी घुस जाता है, और आखिरी में कितना पहुंचता है, 350 सीसी। अब हम एल्वोलाई के फंक्शन में आएंगे कि एल्वोलाई कैसे, तो अब हम देखेंगे एल्वोलाई का फंक्शन कि कैसे कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% हमारे बॉडी में होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो बचे 45%, दोनों मिला के 100% हो गया। अब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में होता है 92% वाटर, 6 to 7% प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन, ग्लूकोबुलिन। और जो बचा 2% वो हमारा होता है बाइकार्बोनेट। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएगा 2 पार्ट, एक तो हो जाएगा ग्रैन्युलोसाइट्स, एक हो जाएगा अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
अग्रेनुसाइट में क्या क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स, और यहां लिख देता हूं मोनोसाइट्स। तो ये है ये सब चीजें ये सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि एल्वेलाई कैपिलरी से कनेक्ट होता है, जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाता है और CO2 को ले आके फिर से वापस कर देता है, जिससे हम लंग से फिर एक्सपिरेट कर देते हैं। तो देखिए, एल्वेलाई से ऑक्सीजन जब इंटर करेगा कैपिलरीज में, तो कितना परसेंट कौन कौन कैरी करेगा उस ऑक्सीजन को। ये पूरा प्लाज्मा है और इसमें आरबीसी तैर रहा है, जो हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज, इसको हम कैसे कह सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मा को। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, ये पूरा प्लाज्मा है और इसमें कुछ पेबल्स हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रेनुसाइट्स में के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ये हमारा प्लाज्मा हम जानते हैं, जिसमें ये सब तैर रहे हैं। तब ये पूरा प्लाज्मा है और अब कितना परसेंट कौन कौन कैरी करेगा, आरबीसी हमारी कैरी करेगी 97% ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्लाज्मा 3% ऑफ ऑक्सीजन लेके कैरी करेगा, और ये टोटल मिला के 100% हो गया। मतलब ऑक्सीजन यही दोनों मिलके कैरी करेंगे। उसके बाद जब ऑक्सीजन जाएगा एक पार्टिकुलर सेल, जब हर सेल को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो एक पार्टिकुलर सेल जब ऑक्सीजन को लेगा तो CO2 रिलीज करेगा। जब CO2 रिलीज करेगा तो फिर उसको कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, तो 5 to 6% प्लाज्मा लेके जाएगी, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, जो प्लाज्मा में था 2% बाइकार्बोनेट, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, और 25% आरबीसी लेके जाएगा। उसके बाद फिर वापस यहाँ पे एल्वेलाई को पहुंचा दिया जाएगा, फिर एल्वेलाई से ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकी में, फिर ट्रैकिया, देन नसल चैम्बर, देन नॉस्ट्रल, देन आउट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे एंट्री कर रहा था, डिफ्यूजन के माध्यम से। कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा है एल्वेलाई में, और कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में कम है, तो यहाँ डिफ्यूजन के माध्यम से वो अंदर करेगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया किस तरह से रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है। तो रेस्पिरेशन पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका है। अगर आपको इतना डीप नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ रेस्पिरेशन का जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी लेवल करने के लिए आता है और डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है। कुछ देख लीजिएगा, अगर आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।